अब हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज विच इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चैप्टर. सोडियम इथोक्साइड इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजनेशन या डिहेलोजिनेशन. तो ऑब्वियसली इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, क्योंकि जैसे सोडियम इथोक्साइड होता है वो एक तरीके से रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर. आप देख सकते हो यहाँ पे जो CH3 CH2 CH2 है, यहाँ पे मैंने C2H5ONA को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr विच इज C2H5ONA डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में C हो जाएगा. इन वुड्स रिएक्शन द रीएजेंट यूजेस, वुड्स रिएक्शन के अंदर जो हमने रीएजेंट यूज़ करने हैं वो क्या होंगे, तो दैट वुड बी ऑब्वियसली अगर मैं RCl+2Na+RCl और ड्राई ईथर की रिएक्शन कराऊँ तो मेरे पास में 2NaCl+RR एल्केन हो जाएगा. तो यहाँ पे 33 का मेरा आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्योंकि हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन कराई और रिएजेंट यूज़ किया. वाटर गैस क्या होती है, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है. मतलब ऑब्वियसली जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं तो हमारे पास वाटर गैस बनती है. तो वाटर गैस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत कम किसी ने सुना होगा. तो वाटर गैस इज CO+H2. डेली यूज़ ऑफ कैंडल्स, पैराफिन वैक्स कंटेन्स, जो हम डेली यूज़ करते हैं कैंडल्स का जिसको अपन पैराफिन वैक्स कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है हायर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लोअर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हायर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो उनके अंदर पैराफिन वैक्सेस हायर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो डेली यूज़ कैंडल्स होते हैं. पैराफिन वैक्स कंटेन हायर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और जो केरोसिन है इट इज़ यूज एज फ्यूल बिकॉज इट इज़, जो केरोसिन है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, क्योंकि क्या ये कम वोलेटाइल होता है या फिर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, चीप होता है, अबेंडेंटली अवेलेबल होता है. तो ऑब्वियसली क्या होता है ज़्यादा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट विद सोडा लाइम गिव्स. ड्राई डिस्टिलेशन अगर मैं सोडियम प्रोपेनोएट का सोडा लाइम के साथ करूँ तो क्या मुझे प्रोपेन मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा, इथेन या इथीन. तो इस केस में हमें मिलेगा अगर मेरे पास ये प्रोपेनोएट है, सोडियम प्रोपेनोएट है विथ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मेरे पास C2H6 प्लस Na2CO3 मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा CH3 CH2 CONA प्लस NaOH. तो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में C2H6 प्लस Na2CO3 मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा C2H6 में और Na2CO3 में. तो 37 का C हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इथेन हमारा आंसर आ जाएगा. 38 क्वेश्चन जो है ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन पेंटेन द नंबर ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर फॉर्म्ड इज. एन पेंटेन जो है उसका अगर मैंने मोनोक्लोरिनेशन किया तो स्ट्रेट चेन जो मेरे पास ऑप्टेन होगी वो कितनी होगी. तो स्ट्रेट चेन ऑब्वियसली हमें कितनी ऑप्टेन होगी, जैसे कि ये है हमारे पास में एक एन 1 2 3 4 5 एन पेंटेन है. तो अगर मैंने सबसे पहले इसके बीच से यहाँ से क्लोरीन निकाला, यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से मैंने क्लोरीन निकाला, तो फिर यहाँ पे आ गया और 1 2 क्लोरो पेंटेन बन गया, 2 क्लोरो पेंटेन मिल गया, 3 क्लोरो पेंटेन बन गया और यहाँ पे क्या बन गया 1 क्लोरो पेंटेन. तो ऐसे करके हमारे पास में थ्री आइसोमर्स जो हैं वो स्ट्रेट के बन गए. तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर 3B आ जाएगा. CH4 इज़ फॉर्म्ड व्हेन, मीथेन जो है वो बनती है कब, जब सोडियम एसिटेट इज़ हीटेड विद सोडा लाइम या आयोडोमीथेन इज़ रिड्यूस्ड, एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो सोडियम एसिटेट जो है वो रिएक्ट करता है विथ सोडा लाइम, आयोडोमीथेन इज़ रिड्यूस्ड, एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर या ऑल ऑफ दीज. तो 39 जो ऑप्शन है उसका देखो, ये जो सोडियम एसिटेट है दिस इज़ अ सोडियम एसिटेट, और जब मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो मुझे क्या मिला मीथेन मिला और Na2CO3. फिर आयोडोमीथेन को अगर मैंने 2H के साथ में रिडक्शन कराया तो मेरे को क्या मिला मीथेन मिलेगा. फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड को मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो मेरे को मीथेन मिला और Al2O3 मिला. तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो मीथेन है वो सोडियम एसिटेट से फॉर्म हुआ है. सोडियम एसिटेट से फॉर्म हुआ है जब हमने NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई है, मीथेन मिल गया. फिर आयोडोमीथेन को जब मैंने रिडक्शन कराया तो मीथेन मिला. फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड को मैंने पानी को ऐड कराया तो मेरे को क्या मिला मीथेन मिला. तो मीथेन मिलने के 3 तरीके यहाँ पे हमें दे रखे हैं. और 39 जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है हमें कि CH4 कैसे बन सकता है. तो सोडियम एसिटेट से हाँ हमने सोडा लाइम में हीट किया तो हमें मिल गया.
आयोडोमीथेन को रिड्यूस किया। आयोडोमीथेन को हमने किसकी प्रेजेंस में रिड्यूस किया है, हमने रिडक्शन किया उसका विथ हाइड्रोजन। और एल्यूमिनियम कार्बाइड को जो मैंने पानी पिला दिया तो मेरे को क्या मिल गया, मीथेन मिल गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, तो 40 का ए हो जाएगा। केरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ वॉट, केरोसिन मिक्सचर है किसका, पेट्रोल अगर आए तो उसका एल्केन हो जाएगा, और अगर 41 केरोसिन आए तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एल्केन ही हो जाएगा। पेट्रोल और केरोसिन दोनों के केस में हमें एल्केन ही करना है। ऑक्टेन नंबर कैन बी चेंज्ड बाय, ये FMC 2004 में आया था क्वेश्चन। जो ऑक्टेन का नंबर है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय आइसोमराइजेशन, बाय एल्काइलेशन, बाय साइक्लाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा कुछ यहाँ पे। देखो ऑक्टेन नंबर है ना ऑफ अ फ्यूल कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन एंड एल्कीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो ऑक्टेन नंबर है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय आइसोमराइजेशन, बाय रिफॉर्मिंग, या फिर बाय एल्काइलेशन, या फिर बाय एरोमेटाइजेशन, या फिर साइक्लाइजेशन। तो ऑक्टेन नंबर जो है फ्यूल का उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन, एल्कीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो ऑक्टेन नंबर है ना इसको हम चेंज करते हैं बाय आइसोमराइजेशन। तो हमारे पास जो 42 है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हमें आइसोमराइजेशन कर सकते हैं, एल्कलाइजेशन कर सकते हैं और साइक्लाइजेशन भी कर सकते हैं। अब 43 क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन विथ C2H5Cl विथ हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम कार्बन, यानी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऑन रिएक्शन विथ C2H5Cl विथ हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम कार्बन इज। तो देखो हमें सिंपल क्या करना है, ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन परफॉर्म करनी है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास C2H5Cl है, फिर मैंने इसके के हाइड्रोजन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो मेरे पास क्या मिला मुझे C2H6 विथ HCl। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वेर इट इज़ कौन, दैट इज़ दिस। प्रोड्यूसर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, प्रोड्यूसर गैस जो है वो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, CO2 और हाइड्रोजन, N2 एंड ऑक्सीजन और CH4 और N2। तो प्रोड्यूसर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होती है। और वाटर गैस किसका होती है आप बताना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था या फिर इसी वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया है वाटर गैस के बारे में, वो भी इम्पोर्टेंट है। Now next question is the chemical added to leaded petrol to prevent the deposition of lead in combustion chamber is। जब मैंने केमिकल ऐड किया टू लीडेड पेट्रोल टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ लेड इन द कम्बशन चैम्बर इज। तो अगर मैंने कम्बशन चैम्बर मतलब मैंने कोई केमिकल ऐड किया है विथ लेडेड पेट्रोल, और अगर मुझे क्या करना है कम्बशन चैम्बर में क्या करना है, डिपोजिशन को प्रिवेंट करना है ऑफ लेड, तो मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा केमिकल ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा केमिकल जो है हमारे पास में। देखो सबसे पहले आप देखो जो लेड है जब उसको हीट करेंगे, जो हमारे पास में इथाइल का मिक्सचर है इसके साथ में, तो उसमें वहाँ लेड अलग निकल जाएगा और इथाइल एक तरीके से रेडिकल की फॉर्म में यहाँ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारे पास में इथाइल है उसको हमने Br यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे Pp, तो Br2 बाहर निकल गया, तो यहाँ इथीन हो गया और यहाँ पे लेड ब्रोमाइड आ गया। एज लेडेड गैसोलीन जो है वो बर्न करेगा और लेड मेटल गेट डिपोजिटेड इन इंजन विच इज़ रिमूव बाय एडिंग इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो जो लेड ब्रोमाइड है जो कि वोलेटाइल है एंड इज कैरिड ऑफ विद इन द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द इंजन। तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम यूज़ करेंगे विथ इथाइलिन डाइब्रोमाइड, क्योंकि जब इथाइलिन डाइब्रोमाइड यूज़ करेंगे ना तब वो 2 Br2 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में क्या जो लेड का जो डिकम्पोजिशन है, लेड का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा PbBr2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास में लेड क्या नीचे डिपोजिट नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, जो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन है एल्केन का इज इनिशिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज इनिशिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट। तो देखो जो एल्केन का क्लोरीनेशन होता है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं हम, और जो फ्री रेडिकल होता है वो फॉर्म होता है बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या फिर होमोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 46 का क्या हो जाएगा होमोलाइसिस, एक होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन यहाँ पे होता है।
विच आर द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर की अगर मैं बात तो क्या वो एन हेक्सेन में है, एन हेप्टेन में है, एन पेंटेन में, या फिर 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में है। ऑक्टेन नंबर जैसे हमें दिख रहा है डी ऑप्शन आइसो ऑक्टेन 2 to 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन के पास में सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर है, तो देख के ही पता चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी, ब्रांचेज होगी। तो यहाँ हमें किसकी ब्रांचेस दिख रही है, 48 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस सी ऑप्शन की दिख रही है कि बी की। यहाँ पे हमें बोला है कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस फॉर द कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज स्टेडीली विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। तो इसका हमारे पास में मॉलिकुलर मास भी कम होना चाहिए और ब्रांचिंग भी होनी चाहिए। ऐसा कौन सा कंपाउंड है हमारे पास में, बी है, जो कि 2 मिथाइल प्रोपेन है, जिसका मॉलिकुलर मास भी कम है और इसके पास में ब्रांचिंग भी है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक और मिथाइल लग गया, तो फिर क्या ब्रांचिंग तो है पर इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लोएस्ट नहीं होगा। नाउ 49 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 to डाईमिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और एन पेंटेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है एन पेंटेन का होगा, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन और लास्ट में क्या होगा 2 to डाईमिथाइल प्रोपेन। तो 49 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में क्या है, बी ऑप्शन है, जो कि हमारा सही है। 50 क्वेश्चन फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू। अगर हमें एल्केन को प्रिपेयर कर रहे और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको हमने सब्जेक्ट किया है हाइड्रोलाइसिस में, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब मैंने प्रिपेयर किया है एल्केन को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज सब्जेक्टेड टू, तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास में जो एल्केन है ना वो हम प्रिपेयर करें फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ ए कार्बोक्लाइसिस, मतलब अगर हमारे पास में कोई भी सोडियम सोल्ट या पोटेशियम सोल्ट का एक्वस सोल्यूशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइज करते थे और एल्केन क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है एनोड। और जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है 50 का, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और एल्केन जो है वो इवॉल्व होता है एनोड। तो यहाँ पे हमारे पास में 50 का क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा, विच इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हेलोजिनेशन होता है ना एल्केन का, वो एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल है, 51 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 51 हेलोजिनेशन इज ऑब्वियसली एन एग्जाम्पल ऑफ वेट फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। अब देखो यहाँ पे हम जब क्लोरीनेशन करते हैं उसमें भी हमारे पास फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ही आता है, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन इज एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। ऐसा हम रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। जब हम फॉर्मेशन करते हैं एल्केन का बाय द एक्शन ऑफ जिंक के एक्शन के साथ ऑन एल्काइल हैलाइड, इसको क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शन या फिर वुड्स रिएक्शन, कैनिजारो या फिर कोल्बे। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं जब हमारे पास में एल्काइल हैलाइड के साथ में जब जिंक आता है तो क्या करता है हैलाइड, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाता है, हैलाइड बाहर निकल जाता है और इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है। द मोस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड इज, जिसके पास में जिसका वेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम होगा, सबसे आराम से बाहर निकल जाएगा, तो वो होगा हमारा एन, और 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, जो कि ए ऑप्शन। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्रोपेन, कौन सी हमें रिएक्शन प्रोपेन नहीं देगी। तो देखो अगर Mg था और H2O के साथ में मैंने रिएक्शन कराई तो क्या होगा, फिर CH3MgX और पानी के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, फिर B2H6 CH3COH के साथ में मैंने रिएक्शन कराई तो क्या होगा, और लास्ट है हमारे पास में अगर मैंने CH3CHOH CH3 के साथ में अगर मैंने फॉस्फोर और HI की रिएक्शन कराई तो क्या होगा। तो 54 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें सब एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखा है। हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रिग्नांट रिएजेंट एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म कीटोन। तो देखो हमारे पास में ये एसिटाइल क्लोराइड है और यहाँ पे मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने यूज़ किया है, तो क्या होगा यहाँ पे CH3CO CH3 मेरे पास बनेगा और MgClX बनेगा। तो 54 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। इसमें पूछा क्या, जो प्रोपेन नहीं देगा, तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं ये प्रोपेन नहीं देता, बाकी सब जैसे यहाँ MgCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो प्रोपेन आ जाएगा, फिर यहाँ से पानी निकल जाएगा तो OH निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड मतलब ऑब्वियसली प्रोपेन आ जाएगा। बट जो बी ऑप्शन है यहाँ पे इसका
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ की जो रिएक्शन है वो ऐसी है कि यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, ना कि प्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 55 क्वेश्चन हम करते हैं। एल्केन दैट यील्ड टू आइसोमेरिक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव इज़, एल्केन जो निकालती है दो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स, वो कौन सी एल्कीन है वो हमें बताना है। दो आइसोमेरिक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, मतलब कि दो ही इसके पास में आइसोमेरिक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स लगेंगे, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली प्रोपेन हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर प्रोपेन ही होएगा, क्योंकि जो प्रोपेन है उसी के साथ हमारे पास में या तो फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, सेकंड पे, तो दो आइसोमर बन जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म एन ओजोनाइड, ओजोनाइड नहीं बनाता है इथेन, प्रोपाइन, प्रोपीन या प्रोपेन। 56 क्वेश्चन बोल रहा है कि ओजोनाइड नहीं फॉर्म कर रहा है। जो प्रोपीन है उसको मैंने O3 के साथ रिएक्शन कराया तो इथिन ओजोनाइड। प्रोपीन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। जो ओजोनाइड है इज फॉर्म्ड ओनली बाय एल्कीन या फिर एल्काइन। तो एल्कीन को अगर मैंने O3 के साथ रिएक्शन कराया तो इथिन ओजोनाइड, और अगर एल्काइन की रिएक्शन O3 के साथ कराई तो इथाइन ओजोनाइड। तो ऐसे करके हमारे पास में क्या आ जाएगा 56 का डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जो विच ऑन द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन ओजोनाइड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्रोपेन। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैशियस ब्रोमीन हैज़ फार्मूला, जो बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाएगी गैशियस ब्रोमीन के साथ, उसका क्या फार्मूला होगा? ब्यूटेन है, और ब्रोमीन के साथ मैंने वो लाइट दी है इसको, तो यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और C4H2 ब्रोमाइड और लाइट के साथ में C4H9 ब्रोमीन बनेगा, जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा। तो 57 का डी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्केन, कौन सी एल्कीन नहीं देगी? रिएक्शन ऑफ CH3I विथ Na इन ईथर, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विथ सोडा लाइम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, या फिर रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ एल्कोहल KOH। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो CH3CH2Cl है उसको मैंने अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराया तो इथिन बन गया, फिर KCl को निकाल दिया और फिर H2O। तो यहाँ पे देखो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल KOH की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और एल्कीन क्या होता है, फॉर्म होता है। तो 58 का क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पे वेट 57 का जो होगा हमारे पास में वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि क्या होगा, सॉरी 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जब मैंने ब्यूटेन को ब्रोमीन और लाइट के साथ रिएक्शन कराया तो मेरे पास फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और C4H9Br बनेगा। जबकि 58 क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास क्या बोल रहा है ये, जो एल्केन नहीं देगा। तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, तब क्या होता है, तब वो बन जाता है, लेकिन जब हम एल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, वो डबल बॉन्ड Cl भी हट जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, विच इज़ ऑब्वियसली एन एल्कीन। तो इसीलिए हमारे पास में एल्केन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। LPG is a mixture of, LPG liquid petroleum gas is a mixture of what? It is a mixture of ethane, propane, butane and the main component is butane। तो आपको बस इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो है ब्यूटेन तो है ही, साथ में प्रोपेन आ गया। इन विच केस ब्यूटेन इज फॉर्म, इनमें से कौन से केस में ब्यूटेन बनेगा? तो देखो क्वेश्चन नंबर 60 कर लिया। 60 के बाद में हम एक नई वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम और बाकी के पार्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 40 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, तो पूरे 100 क्वेश्चन हमारे एक सीरीज़ में सॉल्व हो जाएंगे। इन विच केस ब्यूटेन इज फॉर्म्ड, तो ब्यूटेन क्या हमारे पास में ए ऑप्शन C2H5Cl प्लस Na में बनता है, या फिर C2H5COH प्लस Na2CO3, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2SO4, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास में ब्यूटेन है वो ऑब्वियसली कैसे बनेगा, देखो ए ऑप्शन से तो पता चल ही रहा है कि हमारे पास में ब्यूटेन बनेगा। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका हमें सॉल्यूशन, रुको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे तो ब्यूटेन बन ही जाएगा, देखो तो देख के पता चल रहा है वुड्स रिएक्शन होगी। फिर यहाँ पे जो हमने पहले भी देखा था कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन हमारे पास में हो रही है तो वहाँ पे कीटोन बनेगा, तो वैसे भी यहाँ पे सोडियम प्रोपेनोएट बनेगा, और इधर साइड जो है यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसमें पूछा है कि किस में ब्यूटेन बनेगा, तो ब्यूटेन ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही बन जाएगा। बाकी इसमें तो सल्फेट लग जाएगा सी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में प्रोपेनोइड बन जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम बाकी और वीडियोस में मिलेंगे आगे। बाकी हमें 61 से 100 तक क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं।
100 क्वेश्चन के बाद में हम बाकी इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर एल्कीन पार्ट करेंगे। एल्कीन करने के बाद में जैसे ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2026 के एस्पेक्ट से। और एल्कीन करने के बाद हम एल्काइन करेंगे, और एल्काइन करने के बाद में कुछ असर्शन रीज़न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमारा जो पूरा चैप्टर है क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, आपकी बहुत काम आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें PYQ सब कुछ है, और मैं भी आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ विद अच्छे से सॉल्यूशंस के साथ।